हेलो एवरीवन। संस्कार भारती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हिंदी साहित्य की व्याख्याता पूनम दौलिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्नातक प्रथम वर्ष की इस कक्षा में हम हिंदी साहित्य का जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र का नाम है कहानी एवं गद्य की अन्य विधाएं। अर्थात इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत आपके पास दो पुस्तकें हैं। एक कहानी की कहानी है आपके प्रश्न पत्र में कुछ, उसके पुस्तक का नाम है कहानी चयनिका। कहानी चयनिका के अंतर्गत जो कहानियां हैं उन्हें ही हम अभी पढ़ने जाएंगे। दूसरी पुस्तक है गद्य की अन्य विधाएं। गद्य की अन्य विधाओं के अंतर्गत कुछ आपके अन्य कुछ ऐसे कुछ यात्रा वृतांत हैं, कुछ जो आत्मकथ्य हैं, आपके कुछ पाठ उसमें जुड़े हैं। आज हम कहानी चयनिका पुस्तक से आपके जो प्रथम कहानी है, जो लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, उनकी बहुत प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। अगर आगे बढ़ने से पहले हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का हिंदी साहित्य में स्थान देखें तो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके द्वारा लिखी गई, उसने कहा था जो कहानी है वो हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी मानी जाती है। जो कहानी, ऐसा नहीं है कि कहानी पहले लिखी नहीं गई, कहानी पहले भी लिखी गई थी, लेकिन कहानी के अंतर्गत जो तत्व होने चाहिए, जो गुण होने चाहिए, वो प्रथमतया इसी कहानी में देखने को मिले। ये कहानी प्रकाशित हुई थी 1915 में। 1915 में जो ये कहानी प्रकाशित हुई है, इसी में हिंदी की कहानी के सभी तत्वों का उल्लेख पूरी तरह से मिलता है। तो सभी विद्वान जो है, प्रमुख विद्वान अगर कहें कि मुख्यतः कुछ जैसे कि नगेंद्र जी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ये सब इन्होंने एक मत होकर इसे हिंदी की प्रथम कहानी माना। इसके अलावा कई अन्य कहानियां भी हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो हैं राजस्थान के ही जयपुर से के रहने वाले हैं। इन्होंने मात्र 3 कहानियां ही लिखी थी। एक है उसने कहा था, एक है बुद्ध का कांटा, बुद्ध का कांटा, और एक है सुखमय धाम। तो इन कहानियों को अगर हम देखें, इसके अंतर्गत हम आगे पढ़ेंगे इस कहानी को, लेकिन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो प्रथम कहानियों को अगर हम देखें तो इन कहानियों के अंतर्गत इन्होंने प्रेम कहानियों को एक उदात्त विचार के साथ प्रस्तुत किया। तीनों ही कहानियां जो है प्रेम तत्व को उदात्त विचार के साथ प्रस्तुत करती है। तो उसने कहा था कहानी पर हम आज विचार करेंगे। गुलेरी जी ने कई पत्रों का संपादन भी किया है, या इन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया, जयपुर से ही प्रकाशित हुई थी। इसके अंतर्गत अब देखिए, जो उसने कहा था कहानी है, ये एक ऐसी कहानी है जहाँ पे प्रेम जो है बचपन में, अबोध अवस्था में प्रेम की जो अवस्था होती है, उसके अंतर्गत बालपन में जो प्रेम पनपता है वो उदात्त विचार का होता है। उसमें कहीं भी कोई गंदी सोच नहीं होती है, कहीं भी कोई स्वार्थ नहीं होता है, और वही मन में दबे हुए जो भाव हैं, बड़े होने पर जो किस तरह से कर्तव्य में एक अपने कर्तव्य को निभाने के नजरिए से, जो लहना सिंह है, जो इस कहानी का मुख्य पात्र भी हम कह सकते हैं कि ये प्रमुख पात्र है, इस कहानी का प्रमुख पात्र है लहना सिंह। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि लहना सिंह जो है बचपन में, अगर ये लहना सिंह और हुरा, ये दोनों बचपन में मिलते हैं, किस तरह से इनका परिचय होता है, किस तरह दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, और वहीं पे उनका प्रेम समाप्त भी हो जाता है। इस कहानी के अंतर्गत ये कुछ प्रमुख पात्र हैं। लहना सिंह तो इसका पात्र है। वजीरा सिंह यहाँ पे एक मस्खरे की तरह, यानी कि हंसी मजाक कहानी में करता है, विदूषक के रूप में ये कहानी के अंदर है, विदूषक के रूप में है। हजारा सिंह जो है
वो होरा सूबेदारनी का पति है, सूबेदार, जो जिस टुकड़ी में लहना सिंह है उसका सूबेदार हजारा सिंह है। बड़े होने पे एक ही टुकड़ी में जब युद्ध पे जा रहे थे तब मिलना होता है। बोधा सिंह हजारा सिंह का और होरा का बेटा है, जो कि बीमार रहता है और लहना सिंह उसकी सेवा करके उसकी जान बचाता है, क्योंकि वो होरा को एक वचन देता है। इसी बीच जो नकली पलटन साहब ये यहाँ पर खलनायक की भूमिका में है। अब इसको आगे कहानी पे बढ़ने से पहले इसकी भूमिका देखिए कि किस भूमिका के अंतर्गत ये कहानी लिखी गई है। ये कहानी प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर ये कहानी लिखी गई है। अर्थात आपको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध की जो घटना घटी थी वो लगभग यही समय था, और इस समय अंग्रेजों का, ब्रिटिश सरकार का हिंदुस्तान पर कब्जा था। और जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो फ्रांस, ब्रिटेन एक जगह से लड़ रहे थे जर्मनी के खिलाफ। तो जब इन्हें युद्ध के लिए सैनिक चाहिए थे तो ब्रिटेन अपनी तरफ से अपने उपनिवेशों में जो जितने देश हैं, जिसमें से हिंदुस्तान, भारत भी एक देश था, यहाँ से वो एक सैनिक टुकड़ी ब्रिटेन को की तरफ से लड़ने के लिए फ्रांस की भूमि पे भेजी जाती है, जिसमें लहना सिंह, वजीरा, हजारा, बोधा ये ही उनमें से एक हैं। तो कहानी मुख्य और इसीलिए भी हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले इसकी मुख्य बातें हम देख लें। ये कहानी प्रथम जो कहे फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित हुई है। फ्लैशबैक पद्धति, फ्लैशबैक पद्धति का अर्थ होता है पिछली बातों को याद करके कहानी को सुनाना। कहानी जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ते समय हमें कुछ समझ में भी नहीं आती है, क्योंकि पहले बचपन की उस घटना का वर्णन होता है, फिर अचानक से युद्ध की पृष्ठभूमि आ जाती है, और फिर वापस से जब लहना सिंह अपनी मृत्यु शैया पर होता है तब वो फिर से अपने जो विचार में, जब कहते हैं मृत्यु के समय मनुष्य की स्मृतियां बहुत स्पष्ट हो जाती है, तो वो अपनी बचपन की बातें याद करता है। तो ये जो टुकड़ों में कहानियां हैं कि एक तो बचपन की घटना जब लहना सिंह और होरा मिलते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, फिर लहना सिंह वजीरा सिंह के लहना सिंह हजारा सिंह के घर आता है, जहाँ सूबेदारनी से उसकी मुलाकात होती है। वो उससे वचन लेती है अपने पति और बच्चे की प्राणों की रक्षा का। उसके बाद फिर युद्ध की पृष्ठभूमि, और अंत में जब मृत्यु शैया पर वो विचार कर रहा होता है तो सारी जो घटनाएं जो टुकड़ों में विभक्त थी वो जुड़ जाती है और हमें कहानी हमारे मस्तिष्क में स्पष्ट हो जाती है। तो यही है कि वो अपने विचारों में जब याद करता है पिछली बीती बातें, वही फ्लैशबैक पद्धति के अंतर्गत आती है। और हिंदी साहित्य इतिहास ये पद्धति पाश्चात्य साहित्य से ही ग्रहण की गई है, और ये जो पद्धति है ये पाश्चात्य साहित्य से ग्रहण करके प्रोत्साहित होकर प्रथमतया जो हिंदी साहित्य में प्रयोग किया गया वो चंद्रधर शर्मा मुंडेरी ने, उसने कहा था कहानी में ही प्रयोग, यानी सबसे पहले फ्लैशबैक पद्धति का प्रयोग किसमें हुआ, उसने कहा था कहानी। तो ये तो थी इसकी प्रमुख बातें कि प्रथम पृष्ठभूमि पर, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है, फ्लैशबैक पद्धति पर आधारित है, 1915 में रचित हिंदी की प्रथम कहानी कहलाती है, उसने कहा था। तो यहाँ पे ही बहुत कुछ हो जाता है, ये कहानी इसीलिए भी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, ये सारी बातें कहानी से संबंधित। अब हम आगे बढ़ते हैं कहानी के कथानक से संबंधित। कहानी में जो प्रमुख तत्व होते हैं, मैंने कहा कि पहली बार कोई कहानी है जो उसके तत्वों के आधार पर खरी उतरती है, यानी कि इसके अंतर्गत हम मुख्य प्रश्न भी करेंगे। उस आपके जो निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं तत्वों के आधार पर इसकी समीक्षा कीजिए। तो कथानक, पात्र और पात्र चरित्र चित्रण, कथोपकथन, संवाद, देश काल, वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य,
ये जो प्रमुख ऐसे तत्व होते हैं जिस पर कहानी सटीक बैठनी चाहिए, अर्थात कोई कथानक होना चाहिए, उससे जुड़ी छोटी मुख्य कथा के साथ जुड़ी छोटी कहानियां होनी चाहिए, फिर पात्रों का जो पात्र है स्पष्ट होने चाहिए, उनका चरित्र चित्रण स्पष्ट होना चाहिए, उनके संवाद पात्रों के अनुरूप होने चाहिए जो उनका चरित्र चित्रण कर सके, फिर जो भाषा शैली है वर्णन की वो प्रभावी होनी चाहिए, पढ़ने वाले पाठक को समझ में आनी चाहिए। उसके बाद जो जिस परिवेश में कथानक रचा जाता है वो देश काल वातावरण भी उससे विश्वसनीय होना चाहिए, ऐसा ना हो कि उस पर विश्वास ना किया जा सके, तो ऐसी इसमें खूबियां होनी चाहिए। और फिर सबसे प्रमुख होता है उद्देश्य। साहित्य ही तब होता है जब उसमें कोई प्रमुख उद्देश्य साथ लेकर लक्ष्य लेकर वो चलता है। अगर उसमें कोई उद्देश्य नहीं है, यानी कि मनुष्य उससे कुछ शिक्षाप्रद नहीं सीखता है, तो वो साहित्य मनोरंजन का साधन मात्र बनकर रह जाता है। तो यहाँ पर एक उदात्त प्रेम के को परिचय दिया गया है यहाँ पर कि एक प्रेम में जो भावनात्मक प्रेम लहना सिंह के मन में जो बचपन में पनपता है, बड़े होकर भी वो अपने कर्तव्य को ये कर्तव्य समझता है कि अपने वचन को वो निभाए, अपनी मृत्यु तक अपनी मतलब जान जोखिम में डालकर वो अपनी प्रेयसी, बचपन की जो प्रेयसी हो रहा है उसको जो वचन देता है उसे अपने प्राण देकर भी निभाता है, ये उससे वो अपना कर्तव्य भी समझता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। होता है कि बचपन अमृतसर का ये घटना देश काल वातावरण कहाँ का है, अमृतसर का बाजार है। अमृतसर के बाजार में दो बच्चे हैं, मिलते हैं। बालक है एक लहना सिंह और बालिका है होरा। ये दोनों ही अपने ननिहाल आए हुए हैं, अर्थात जो अमृतसर है वो जो दोनों का ही क्या है, ननिहाल है। अब दोनों किसी बाजार में आते हैं और दोनों का परिचय होता है, तो दोनों एक दुकान पे खड़े हो जाते हैं। दुकान वाला किसी अपरिचित व्यक्ति जो कि शायद पहले कभी नहीं आया, उससे पापड़ बेच रहा होता है और उन पापड़ों को गिन कर ही वो दुकान से हटना चाहता है ग्राहक, और उनमें इस हिसाब को लेकर कुछ वक्त लगता है। तो इस वक्त तक दोनों बालक और बालिकाएं इंतजार करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो एक दूसरे से पूछते हैं, लड़का पूछता है कि तू कहाँ रहती है। वो जो लड़की है वो अपनी रसोई में बड़ियों की जो मंगोड़ी या बड़ी कहते हैं, दाल को सुखा के बनाई जाती है, उसकी सब्जी बनती है, तो वो तो अपनी रसोई के लिए बढ़िया लेने आई थी। और जो लहना सिंह है वो अपने मामा के केश धोने के लिए, सिख है तो केश धोने के लिए दही लेने आया था। दोनों वहाँ पे इंतजार करते हैं, तो एक दूसरे से बातचीत करने का मौका मिलता है। तो इससे पहले आसपास का बाजार का भी वर्णन बताया है कि अमृतसर के बाजार की क्या विशेषता है। जो बम्बू काट वाले हैं, जो तांगे वाले हैं, वो अमृतसर की खूबी ये है कि अमृतसर के बाजार के तांगे वालों की कि वो बड़ी ही मीठी बोली में लोगों से बात करते हैं। बाहर और जगह के अगर देखें तो दूसरों के पैरों को रौंद कर खुद ही को प्रताड़ित बताते हैं, लेकिन अमृतसर के बाजार में जो इतनी तंग गलियों में तांगे चलते हैं, वहाँ पर जो तांगे वाले हैं वो इतनी मीठी बोली से लोगों से बात करते हैं कि लोगों को बिल्कुल बुरा नहीं लगता। अगर किसी को कुछ कहते भी हैं तो वो बड़ी ही इज्जत के साथ, बड़ी ही मीठी चितौनियों के साथ वो कहते हैं। यानी कि दूसरी जगह के जो तांगे वाले हैं वो लोगों को भला बुरा गंदा बोलते हैं, लेकिन अमृतसर वाले मीठी बोलियों में बात करते हैं। उन्हीं की बोली में हट जा कुत्ता प्यारी है, मतलब अगर कोई वृद्धा अगर तांगे के सामने आ जाती है तो उसको हटने के लिए कैसे कहते हैं, किसी को अंधी या ऐसे गलत शब्द का प्रयोग ना करके वो कहते हैं कि हे वृद्धा, तू पूतों को प्यारी है, यानी कि तू अपने बेटों को प्यारी है, तू क्यों मेरे तांगे के नीचे आ जाना चाहती है। हट जा पूता प्यारी है, बच जा लंबी उम्र वाली है, कि अभी तो तेरी बहुत लंबी उम्र बची है, तू मेरे रास्ते से हट जा। तो इस तरह से मीठी मीठी चितौनियों से लोगों को हटने को कहते हैं। और मजाल कि किसी को थोड़ा सा भी लग भी जाए, वो इतना ध्यान से अपना तांगा चलाते हैं।
तो यहाँ पे तो शुरुआत में तांगे वालों के, बम्बू काट वाले तांगे वालों की विशेषता का वर्णन है। उसके बाद दोनों बालक बालिकाएं जो दुकान पर मिलते हैं वहां के दृश्य का वर्णन है। ये दोनों ही बातें एक प्रथम दृश्य में, जो एक जिसे हम सीन कहते हैं, दृश्य कहते हैं, ये बाजार का दृश्य है, वहां पे ये घटित हो रहा है। अब इस दृश्य में दोनों बालक बालिकाएं बात करते हैं, तो पूछती है कि तेरा घर कहाँ पे है? तो लड़का कहता है कि मगरे में, और तेरे? तो वो बोलती है माझे में, कि जो अतर सिंह की बैठक है वो मेरे मामा का घर है। लड़की बताती है कि अतर सिंह की बैठक में उसके मामा का घर है, वो वहाँ आई है। वो भी बताता है मैं मेरे मामा के यहाँ पे मगरे में आया हूँ। अब यहाँ पे दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। इसी तरह से कई बार दोनों बच्चे बाजार में मिलते हैं, दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, और इस बीच में लड़का लड़की को छेड़ते हुए एक प्रश्न करता है हमेशा कि तेरी कुड़माई हो गई? तो लड़की धत कहकर वहां से भाग जाती है। कुड़माई का मतलब होता है सगाई, और वो उसे छेड़ता है, वो धत कहकर शर्मा कर वहां से भाग जाती है। ऐसा कई दिनों तक चलता रहता है। एक बार क्या होता है कि लड़की लड़के की अपेक्षा के विरुद्ध उत्तर हाँ में देती है कि हाँ मेरी कुड़माई हो गई, देखते नहीं ये कशीदे का शालू। शालू का मतलब होता है जो दुपट्टा उसमें ओढ़ा है। जब लड़कियों की सगाई होती है तो उसे फूलों से, कशीदे से जड़ा हुआ दुपट्टा ओढ़ाया जाता है, तो वो उसे कह के वहां से खुश होकर चली जाती है। बच्ची शायद इस चीज को नहीं समझती, वो अपनी उस रंगीन कपड़ों से खुश है, वो उन भावनाओं को नहीं समझी जिसे वो लड़का समझ चुका था, और वो उसके उस उत्तर पर इतना क्रोधित होता है कि वहां से चला जाता है, और क्रोध में आके रास्ते में एक लड़के को मोरी में धकेल देता है, यानी नाली में धक्का दे देता है। एक सब्जी वाले के सब्जी के ठेले पर दूध उड़ेल देता है, और एक सब्जी वाले की सब्जी को गिरा देता है, और सामने से नहा कर आई हुई वैष्णवी से टकरा जाता है, और स्वयं अंधे की उपाधि पाता है, यानी वो वैष्णवी भी उसे बहुत बुरा भला कहती है। और इस तरह से ये प्रथम दृश्य यही समाप्त होता है। हमारी ये कहानी इसी तरह से आगे बढ़ेगी अलग अलग दृश्य में। अगले दृश्य में अभी हमने उस बाजार का दृश्य देखा, अगले ही दृश्य में हम सीधे पहुंच जाते हैं फ्रांस की धरती पर युद्ध भूमि में। ये टुकड़े कुछ हमें समझ में नहीं आते, जैसा कि मैंने बताया, मैंने कहानी को जोड़ के आपको पहले बताया है। कुछ दृश्य है अलग अलग है, इन सब दृश्यों को, इन सबको समझ लेने के बाद अंत में कहानी जुड़कर हमें स्पष्ट हो जाती है। यानी कि फ्रांस की भूमि पर जो वहां पे बहुत कड़ाके की ठंड पड़ी, इतनी कड़ाके की ठंड में कीचड़ के पानी में जो सैनिक है घुटनों तक कीचड़ में सने हुए वहां पे पहरा दे रहे हैं, दुश्मन के खिलाफ डटे हुए। कोई ना कोई बमबारी होती रहती है, दुश्मन हमला करता रहता है, लड़ने का इन्हें मौका मिल नहीं रहा है। और इस अवस्था में हजारा सिंह उनका सूबेदार है, बोधा हजारा सिंह का बेटा है जो कि बहुत ज्यादा बीमार है और आराम कर रहा है, वो भी एक सिपाही है। लहना सिंह इन दोनों के रक्षा करता है, बोधा का ध्यान रख रहा है, बोधा के पहरे पे स्वयं पहरा दे देता है, बोधा को अपनी जर्सी भी पहना देता है और स्वयं सीढ़ी के सहारे गुजारता है, उसे अपने सूखे तख्त पर सुलाता है। और ये सब हजारा सिंह सभी देखते हैं कि कैसे वो बोधा की सेवा कर रहा है। वजीरा सिंह वहां पे एक विदूषक है, हंसी मजाक कर रहे हैं। तो आगे बढ़ती है कहानी, वजीरा और लहना सिंह की बातचीत से ही आगे बढ़ती है कि लहना सिंह यहाँ पे थोड़े नाटकीय रूप में बात करता है कि किस तरह से वो युद्ध के लिए कितना प्रेरित है, कि अगर एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए, अर्थात वो लड़ना चाहता है क्योंकि उसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती, अगर एक लड़ाई हो जाएगी तो थोड़ी सी शरीर में गर्मी आ जाएगी। वो फ्रांस की भूमि पर आए हैं, विदेशी भूमि पर आए हैं। वो बताता है कि यहाँ के लोग उन्हें कितना आवभगत करते हैं, यहाँ की जो मेमे हैं यानी स्त्रियां हैं उनके बगीचों के फल उन्हें खिलाती है, उन्हें आराम कराती है। वो जानती है कि ये सैनिक हमारे देश की रक्षा करने आए हैं
वो उनकी जितनी हो सकती है उनकी सेवा करना चाहती है। यहाँ तक कि उन्हें धूम्रपान के लिए सिगरेट तक उनके मुंह पर लगाने के प्रयास करती है। उन्हें पता नहीं है कि सिख जो है वो धूम्रपान नहीं करते हैं, ये उनके धर्म के खिलाफ है, लेकिन वो अपनी जितनी हो सकती है उनकी सेवा करने का वो लोग फ्रांस के लोग उनके प्रयास करते हैं। तो इसी की चर्चा भी वो करते हैं। साथ ही साथ फ्रांस में उस खंदक में, उस कीचड़ में, ठंड में जो दबे हैं, इसका भी वहाँ पे चर्चा करते हैं। लहना सिंह और वजीरा सिंह दोनों आपस में इसी की बात करते हैं। वजीरा सिंह भी मजाक करता है कि देखो मैं पादा बन गया, मैं उनका जर्मन वालों का तर्पण कर रहा हूँ। बाल्टियां भर भर के खंदक में जो कीचड़ का पानी भरा है उसे निकाल कर वो बाहर फेंकता है और वो इस तरह का मजाक करता है। तो यहाँ पर फ्रांस की भूमि का दृश्य दिखाई देता है। बोधा की किस तरह से वो रक्षा करता है, उसकी सेवा करता है। बोधा उसे मना करता है, लेकिन फिर भी लहना सिंह उसका कहना नहीं मानता। हजारा सिंह भी कहता है कि मैं देख रहा हूँ तुम अपना सब कुछ उसे दे देते हो, तुम खुद क्या मरना चाहते हो। लेकिन लहना सिंह उसे कहता है नहीं, आप चिंता ना करें, मैं ठीक हूँ। बोधा को झूठ तक कहता है कि जो वो मेम है फ्रांस की, उन्होंने मेरे लिए हाथों से स्वेटर बना के भेजा है। ये कह के वो अपना कोट भी बोधा को दे देता है, जबकि बोधा उसकी बात पर यकीन करके ले लेता है, जबकि असलियत में सच्चाई में ऐसा कोई स्वेटर लहना के पास नहीं होता है। तो ये फ्रांस की भूमि का दृश्य का वर्णन होता है। तो आगे बढ़ने से पहले आप इसके प्रमुख पात्रों का चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा दृश्य के बारे में मैं आपको बता रही थी, इस दृश्य के अंतर्गत जो फ्रांस की भूमि पर वहाँ का वर्णन किया जाता है कि हर थोड़ी देर में एक बमबारी होती है। दुश्मन के जो लोग हैं वो बम फेंककर उन पर हमला करते हैं और उस हमले से केवल वो बच रहे हैं। वो उसे नगरकोट के जलजले से भी ज्यादा भयानक बताते हैं कि नगरकोट में के जलजले में तो एक बार आया था, कितना पूरी धरती हिल गई थी, लेकिन ऐसे जलजले यहाँ पे 25-30 होते हैं रोज, यानी कि इतनी बमबारियां होती है। इतना पर भी होने पर भी वो सैनिक कुछ नहीं कर पाते। क्यों? लहना सिंह कहता है कि मैं एक युद्ध कर लेना चाहता हूँ, एक लड़ाई हो जाए तो कुछ गर्मी आ जाए। लेकिन फिर वो कहते हैं, हजारा सिंह उसे समझाता है कि देखो हमारे कुछ कहने से कुछ नहीं होगा, ऊपर जो अफसर बैठे हैं वो आदेश देंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। 30-30 मील तक जो सैनिक हैं युद्ध के लिए लड़ रहे हैं, एक तरफ आगे बढ़ जाने से कोई फायदा नहीं होगा, इसीलिए जब तक इनके अफसरों का हुक्म नहीं होगा वो आगे नहीं बढ़ सकते। ये बातचीत वो कर ही रहे होते हैं। इसके साथ ही वो कहते हैं कि हमने 4 दिन तो इस खंदक में बिता दी, परसों रिलीफ आ जाएगी, यानी कि एक टुकड़ी बदल दी जाएगी उनकी जगह, तो ये आराम करने के लिए फ्रांस की उन मेम के घर चले जाएंगे जहाँ पर मखमल की घास है, जहाँ फल है, वो वहाँ आराम करेंगे, अपने हाथ से झटका करेंगे। झटका मतलब जो जानवर की बलि देके, बकरी की बलि देके फिर वो उसे खाने की बात करते हैं कि वहाँ आराम करेंगे। तो ये बातचीत वो करके अपना मनोरंजन करते हैं, अपनी बातचीत से इसको आगे बढ़ाते हैं। लहना सिंह लड़ना चाहता है, लेकिन उसके साथी उसे कहते हैं कि नहीं, अफसरों ने कुछ सोचा होगा तो सोच समझ के ही सोचा होगा। कि हमारे अफसर पता नहीं क्या सोच के कहते हैं, जो दुश्मन के लोग हैं वो तो 30-30 मन का जो अंधेरे में ही गोला बारूद फेंक रहे हैं और हम पे हमला कर रहे हैं, हमें जवाब देने के लिए मना कर रखा है। तो इससे वो काफी वैसे भी सैनिक परेशान। हमारे जो सैनिक हैं वो बड़े ही जोशीले हैं, वो लड़ना चाहते हैं, जो दुश्मनों का सामना करना चाहते हैं, लेकिन अपने अफसरों के आगे वो कुछ करना नहीं चाहते। इस तरह से वो जो इस बात की लड़ाई के लिए बात कर रहे होते हैं कि चलो खंदक में पानी भर गया है। वजीरा सिंह बाल्टी उठाता है और कहता है कि मैं पानी बाहर फेंकता हूँ, मैं तो इन जर्मनों का तर्पण कर रहा हूँ, मैं पादा बन गया हूँ, यानी कि जो पादरी है बनकर मैं इनका उद्धार कर रहा हूँ।
लहना सिंह भी उसका साथ देता है और हंसी मजाक कहता है, क्या ये पानी ऐसे देना है हमें, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी खरबूजों और तरबूजों की बेल में खेतों में पानी दे रहा हूँ। इतना अच्छी जमीन है, इतना अच्छा पानी है, अगर ऐसा हमारे यहाँ होता तो बड़ी ही अच्छी फसल होती। वो इस बारे में चर्चा करते हैं कि अगर मेरे को सरकार मुझे अगर जीत जाएंगे तो सरकार मुझे यहीं पे एक जमीन का टुकड़ा दे दे तो मैं तो यहाँ पे खेती करूँगा। वजीरा सिंह उससे मजाक करता है कि लाडी खोरा यानी उसकी पत्नी को भी तुम क्या यहीं ले आओगे या फिर तुम इन्हीं गोरी मेमों के साथ रहने वाले हो। हंसी मजाक करके वो एक दूसरे को छेड़ रहे होते हैं। फिर लहना सिंह कहता है, अरे नहीं नहीं, वो तो हमें इसीलिए पूछती हैं क्योंकि हम उनके देश के लिए लड़ रहे हैं, उनके देश की रक्षा के लिए हम लड़ रहे हैं, इसीलिए वो हमें इतना आवभगत करती हैं। वो ये नहीं जानती कि सिख तंबाकू नहीं पीते। वो कई बार सिगरेट धूम्रपान के लिए उनके मुंह पे लगाने लगती है, मना करने पर भी नहीं पीते। तो ऐसा लगता है, ये सोचती है कि जो ये सैनिक है वो बुरा मान जाते हैं क्योंकि भाषा तो एक दूसरे की इतनी नहीं समझते, तो केवल आवभगत को ही समझ पाते हैं। इसी बीच जो लहना सिंह है वो पूछता है हजारा सिंह से कि अब बोधा की तबीयत कैसी है। तो वो बताता है हजारा सिंह की अब अच्छी है। कि वैसे मैं हजारा सिंह ये कहता है कि तुम तो इस तरह से कह रहे हो जैसे मैं कुछ नहीं जानता। तुम उसकी जगह पे पहरा दे देते हो, अपनी जर्सी भी उससे दे देते हो, तुम उसका इतना ख्याल रखते हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, है ना। निमोनिया, सर्दी लग गई, अगर तुम बीमार हो गए, तुम निमोनिया से तुम्हारी मौत हो गई, तुम्हें सर्दी लग गई तो तुम्हें मौत ही मिलेगी, मुरब्बे नहीं मिलने वाले हैं। तो ये बात कहकर कि नहीं, लहना सिंह इस बात को सुनता है तो कहता है कि मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मैं तो अपने जो बुलबुल का खड़की किनारे ही मरूंगा। मैं अपने गांव में जो मेरे बुलबुल के खड़ के किनारे अपनी कीरत सिंह, मैंने आपको बताया कि पात्र हैं, ये पात्र वो हैं जिनके संवाद, जो स्वयं संवाद से अपना परिचय कराते हैं। कुछ पात्र ऐसे हैं जिनका यहाँ जिक्र है लेकिन उनका कोई संवाद नहीं है। एक नाम आता है कीरत सिंह। कीरत सिंह है लहना सिंह का भाई। लहना सिंह कहता है अगर मुझे मौत आएगी तो मैं कीरत सिंह की गोद में ही अपनी भूमि पर ही मरूंगा, मुझे यहाँ मौत नहीं आएगी। ये कहकर वो अपनी बात कहता है और बोधा की तबीयत का हालचाल हजारा सिंह से पूछता है। और फिर कहता है कि माहौल को बात बदलने के लिए भी कहता है कि आप चिंता ना करें, मुझे कुछ होने वाला नहीं है। चलो ये माहौल गमगीन क्यों बना रखा है, चलो कुछ गाते हैं। इस युद्ध की भूमि पर इतनी विकट परिस्थितियों में कड़ाके की ठंड के अंदर ये सैनिक अपना मनोरंजन करके किस तरह से एक दूसरे का मन बहलाते हैं। और ये कहते हैं कि किसने सोचा था कि ये जो काले घर बारी जो है सिख है, जो दाढ़ी वाले, वो कभी ऐसे लुच्चे गीत गाएंगे, ये कभी किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन फिर भी जैसा जिसको गाना आता है सब गाते हैं और खंदक गीतों से गूंजने लगती है। ऐसा लगता है जैसे 4 दिन से वो यहाँ पे मौज मस्ती कर रहे हो, वो यहाँ पे मजे कर रहे हो, उन्हें युद्ध से जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी जान पर खेल करके वो यहाँ पे दुश्मनों से लड़ रहे हैं, उनका वार झेल रहे हैं। लेकिन फिर भी विकट परिस्थितियों में मनुष्य की जो मानसिक स्थिति है वो सबसे ज्यादा परेशान, सबसे ज्यादा खराब हो जाती है। व्यक्ति मौसम से, कड़ाके की ठंड से पहले परेशान, और इन परिस्थितियों में मानसिक रूप से वो प्रताड़ित भी हो जाता है। लेकिन ये हंसी मजाक करके, एक दूसरे से बातचीत करके, मन बहलाकर ये सब अपनी मानसिक संतुलन को बनाए रखते हैं और हंस खेल कर ये विकट परिस्थितियों से सामना कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर आपका दूसरा दृश्य भी समाप्त हो जाता है। मैंने आपको 2 दृश्यों का वर्णन बताया। बिल्कुल जहाँ पहले दृश्य में बच्चे मिलते हैं, फिर बिल्कुल वो वहीं पे खत्म हो जाता है दृश्य, और दूसरा दृश्य सीधे फ्रांस की भूमि पर
बड़े बड़े युद्ध लड़ने वाले सैनिकों के बीच में ये दृश्य का वर्णन मिलता है। अब तीसरे दृश्य में क्या होता है कि वही फ्रांस की भूमि पर अचानक जो एक दुश्मन सैनिक है वो एक चाल चलता है, जहां मैंने बताया नकली पलटन साहब। मैं आगे इसको डिटेल से पढ़ाऊंगी। इस कक्षा में आज इतना ही बता पाएंगे, आगे हम तीसरा दृश्य अगली कक्षा में पढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा परिचय आपको बस दे देती हूँ कि जो नकली पलटन साहब है, यानी ये जर्मन का एक सैनिक है जो शायद पलटन साहब को मार करके उनकी वर्दी पहनकर आ जाता है और आ करके सैनिक जो हजारा की टुकड़ी है, हजारा सिंह उस टुकड़ी का सूबेदार है, उसे हुक्म देता है कि आगे की खंदक पे मैं अपने कुछ सैनिक छोड़कर आया हूँ, तुम कुछ सैनिकों को लेकर जाओ और उन पर उस खंदक पर कब्जा कर लो। इस तरह से उन्हें भेजकर चाल चलता है और पीछे से कुछ सैनिकों को यहीं रुकने को कहता है, यानी कि वो उन टुकड़ियों को आधा आधा बांट देता है और बांट करके फिर वहां पर खंदक में बम लगाकर उस खंदक को उड़ा देना चाहता है और आधे सैनिकों को वहां मरवाकर इस खंदक पर जर्मन कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन हजारा सिंह तो अपना अफसर जानकर वहां से हुक्म मानकर चला जाता है कुछ सैनिकों को लेकर, लेकिन लहना सिंह अपनी तुरंत बुद्धि से, अपने विवेक से कि ये लपटन साहब नहीं हो सकते, ये अपने पलटन साहब नहीं हो सकते, सॉरी लपटन साहब है ये, अब वो ये उसकी कुछ सवाल ऐसे करता है जिससे वो ये पता कर सके क्या ये असली और नकली में फर्क करके उस अफसर के बारे में जानना चाहता है। और फिर वो तुरंत बुद्धि से वजीरा को भेजता है हजारा सिंह को वापस बुला करके अपने खंदक की और उनके प्राणों की रक्षा करता है और वहीं उस दुश्मन सैनिक को मार गिराता है। लेकिन साथ ही साथ स्वयं उसकी उस दुश्मन की बंदूक की गोली का शिकार भी हो जाता है, जो लहना सिंह के एक तो पैर की जांघ में गोली लगती है और दूसरा उसकी पसलियों में, सीने में गोली लगती है। अपने इस भयानक और आत्मघाती घाव को भी वो छिपा लेता है, अपने साफे से पट से बांध लेता है और फिर स्वयं मौत के मुंह में जाकर हजारा सिंह और बोधा सिंह की जान बचाता है। युद्ध की घटना पहुंच ही जाती है, समाचार गाड़ियां आती है मृतकों को लेने के लिए, घायलों को लेने के लिए, तब भी लहना सिंह वहां से नहीं जाता है। तो ये थी आज की कक्षा, यहीं तक। अगले तीसरे दृश्य और आगे की कहानी को हम अगली कक्षा में देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। तब तक के लिए हम ये कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। आप इस कहानी को अपनी पुस्तक में भी पढ़िए, मैं आपको जितना हो सकता है समझाऊंगी। मुख्य बातों को आप नोट करते जाइए जितनी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि कहानी के कथानक के साथ साथ उसकी भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। लेखक से संबंधित परिचय भी महत्वपूर्ण होता है, जो कि मैंने आपको बताया है। तो इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। आप अपने वीडियोस बार बार रिपीट करके देखते रहिए, इसके नोट्स बनाते रहिए ताकि आप इसे अच्छे से याद कर सकें। जो भी समस्याएं हैं उन्हें नोट करिए। आज की समस्याओं का समाधान अगली कक्षा में हम करते हैं।